हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं अपन, जिसमें हमने यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की संख्या। ओके, आगे दो न्यूमेरिकल है, एक फॉर्मूला है, इतना ही आज का। तो पहले ये रिवाइज कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, ये केमिस्ट्री का आई थिंक 6th एंड 7th लेक्चर होगा, शायद 6th लेक्चर है, जो भी है। चलो स्टार्ट करते हैं। तत्व का प्रारूप कैसे लिखा जाता है? पहले परमाणु क्रमांक, ऊपर परमाणु भार, ठीक है, या फिर इधर परमाणु क्रमांक, इधर परमाणु भार। कोई तत्व है, उसमें प्रोटॉन की संख्या उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, और न्यूट्रॉन की संख्या होती है यदि परमाणु भार में परमाणु क्रमांक निकाल दे तो वो न्यूट्रॉन की संख्या होती है। ये लिखा हुआ है। तत्व का निरूपण ऐसे किया जाता है, प्रोटॉन की संख्या उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। उदासीन हो तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या इक्वल होती है। मतलब कहने का मतलब भी ये है कि परमाणु ने किसी को ना तो इलेक्ट्रॉन दिए हैं ना इलेक्ट्रॉन लिए हैं। तो इलेक्ट्रॉन देगा और इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यदि इलेक्ट्रॉन लेगा, जितने इलेक्ट्रॉन लेगा उतना नेगेटिव एन आ जाएगा। जैसे एन इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो ये जो परमाणु है इस पे माइनस एन लग जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दिए हैं उतने दिए हैं तो पॉजिटिव। ठीक है, तो उस कंडीशन में जब इसने ना तो इलेक्ट्रॉन लिए हैं किसी से ना दिए हैं, उस कंडीशन में प्रोटॉन की संख्या ही न्यूट्रॉन की संख्या होती है, और वो किसके बराबर होती है? परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, जो परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। फिर हमने देखा न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? उदासीन स्थिति में ना इसने प्रोटॉन लिए ना इलेक्ट्रॉन लिए ना इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? वही परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक निकाल दो। जैसे ये वाले एग्जांपल्स हैं, ठीक है, इनमें हम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की संख्या देखते हैं। इसमें प्रोटॉन की संख्या 6 है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6 होगी, और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 12 माइनस 6 6। ठीक है, कार्बन हो गया। फिर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में प्रोटॉन 7 हैं, इलेक्ट्रॉन भी 7 होंगे क्योंकि ये क्या है? उदासीन है। और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक इक्वल 7। तो नेक्स्ट ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक Z इक्वल 8 है, तो इसको में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 8, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 8 ही होगी, और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, मतलब 8। फिर नेक्स्ट है सोडियम। सोडियम में परमाणु क्रमांक कितने होते हैं? 11। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 11। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 ही होगी, और यहाँ से न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 23 माइनस 11, तो ये कितनी होगी? 12। ठीक है, ऐसे ही मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम में प्रोटॉन कितने हैं? 12, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 12, इलेक्ट्रॉन भी 12 ही है। न्यूट्रॉन कितने होंगे? 24 माइनस 12 इक्वल 12। फिर नेक्स्ट एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में 13 प्रोटॉन है, 13 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 13 है, और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 27 माइनस 13 बराबर 14। ठीक है, तो ये इसमें न्यूट्रॉन की संख्या। फिर सिलिकॉन में देखें तो प्रोटॉन 14 है, इलेक्ट्रॉन भी 14 होंगे, और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 28 माइनस 14 इक्वल 14, 14। ऐसे ही सल्फ़र में देखें, सल्फ़र में प्रोटॉन कितने हैं? 16, इलेक्ट्रॉन भी 16 ही होंगे, और तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 32, मतलब परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक कितने हो गए? 16। ऐसे कैल्शियम में देखें, कैल्शियम में कितने होंगे? प्रोटॉन 20 हैं, इलेक्ट्रॉन भी 20 ही होंगे, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? 40 माइनस 20 इक्वल 20। हीलियम में देखें तो हीलियम में क्या होगा? प्रोटॉन की संख्या 2 है, इलेक्ट्रॉन की भी 2 ही होगी, और न्यूट्रॉन की कितनी होगी? 4 माइनस 2 इक्वल 2। हाइड्रोजन में देखें, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, तो प्रोटॉन की संख्या 1, न्यूट्रॉन की संख्या भी 1 ही होगी, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 ही होगी। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक इक्वल 0। डन। तो ये हमने कर लिया था। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें इसने क्या उदासीन की जगह क्या लिख रखा है कि कोई किसी में एक इलेक्ट्रॉन निकाला हुआ, किसी में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया हुआ है। तो ये हो गया सोडियम प्लस। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11, और परमाणु भार कितना होता है? 23। ठीक है,
तो ये याद होगा आई थिंक। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, इसमें प्रोटॉन तो कितने हो गए, 11 हो गए, बट इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकाला हुआ है, देखो पॉजिटिव है ना, तो 10 पहले 11 थे, उदासीन में एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो कितने हो गए, 10 हो गए। न्यूट्रॉन कितने हो गए, 12। सेम O2 में देखें, O2 कितने नंबर, ऑक्सीजन कितने पे, 8 पे आता है, 8 पे आता है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हुए, तो 8 इलेक्ट्रॉन, 8 और प्लस 2 कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 16 माइनस 8 बराबर 8। ऐसे ही ये Ca+2 है, ऐसे ही S-2 है, तो ऐसे ऐसे निकाल लेंगे जैसे ऊपर वाले में निकाले, ये हमने कल कर लिया था अच्छे से। अब क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक, ऐसे परमाणु जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, ठीक है। सम इलेक्ट्रॉनिक, समभारिक जिसमें भार समान हो, सम न्यूट्रॉनिक या फिर आइसोटोन जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। तो सम इलेक्ट्रॉनिक कौन से होंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो। सोडियम कितने नंबर पे आता है, हमने देखा था सोडियम 11 नंबर पे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, ठीक है, सोडियम 11 नंबर पे आता है। इसमें 11 और 23 होता है ना, परमाणु भार। तो इसमें हम इलेक्ट्रॉन की संख्या देख रहे हैं, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला हुआ है, तो O-10 हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होगी ना, 11 होगी वैसे तो उदासीन में, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इस पर प्लस चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाला हुआ है, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन 8 पे आता है, इसका प्रोटॉन भी कितना हो गया, 8, इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए, 8, लेकिन इसने 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ग्रहण किए हुए हैं, तो ये 8 + 2 10 हो गए O-2 में। ऐसे ही Ca+2 में कितने हो गए, Ca पोटेशियम कैल्शियम 20 नंबर पे, तो 20, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हुए, तभी 2 माइनस है इस पे, तो ये कितना हो गया, इसमें 18 हो गया। सल्फ़र पे कितने आ गए, सल्फ़र कितने नंबर पे आता है, 16 पे, तो 16, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हुए, माइनस चार्ज है ना, तो इसमें क्या हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, इन दोनों में 10-10 है, इन दोनों में कितनी कितनी है, 16 सॉरी 18। तो ये दोनों सम इलेक्ट्रॉनिक हैं, मतलब फिर समभारिक जिसमें द्रव्यमान समान हो या भार समान हो, तो इसमें तो निकालने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है, इसमें ये भार देख लो 40-40, इन दोनों में भी 14-14, तो इसमें दोनों क्या है, ये समभारिक है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों क्या है, दोनों के दोनों तत्वों में भार समान है। सम, फिर न्यूट्रॉनिक जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, आइसोटोन बोलते हैं इसको। तो सम न्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉनों की संख्या समान मतलब भार में से अपन क्या घटाएंगे, क्रमांक घटाएंगे, परमाणु क्रमांक 12 में 6 6, 14 में से 7 गए तो 7, ठीक है। तो ये तो सम न्यूट्रॉनिक नहीं है। 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1, तो 2 इज़ नॉट इक्वल टू 1। फिर 3 में से 1 गया 2, और यहाँ पे 4 में से 2 गया 2, तो इसमें इसका भार समान इसका न्यूट्रॉनों की संख्या समान आ रही है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। फिर समस्थानिक जिनमें परमाणु क्रमांक समान हो, ओके, ऐसे परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक समान हो, तो इसका मतलब यही है कि पहला, इसमें क्या किसकी संख्या समान नहीं होगी, इसमें परमाणु भार भिन्न भिन्न होगा, ठीक है, या परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होगा। तो यहाँ से 1H1 1H2 1H3, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या है, परमाणु भार अलग अलग होगा, द्रव्यमान अलग अलग होगा, तो इसका मतलब इनका परमाणु क्रमांक तो 111 ही होगा। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन है, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम, ड्यूटीरियम आएगा शायद यहाँ पे, प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्राइटियम, तो ये होते हैं। इसमें परमाणु मतलब न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट होगी, देखो परमाणु भार अलग होगा, तो बेसिक सी बात है, परमाणु भार किसके इक्वल होता है, Z इक्वल पर A इक्वल प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर, यही तो होता है। तो यहाँ से ये बोल रहे हैं कि ये सबका समान है, परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन की संख्या सब में समान है, तो ये कितनी हो जाएगी, परमाणु भार अलग अलग है मतलब न्यूट्रॉन की संख्या ये अलग अलग है, तभी आ रहा है। तो यहाँ से ये कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है 1, और न्यूट्रॉन की संख्या 1 - 1 0, इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, न्यूट्रॉन की संख्या 2 - 1 1, इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 ट्राइटियम में, और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी 3 - 1 2 होगी, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, कौन से हाइड्रोजन के समस्थानिक में
प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज़्यादा होती है, तो इसमें होती है न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या। कौन से में सेम होती है, तो इसमें होती है सेम। कौन से में प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या से ज़्यादा होती है, तो प्रोटॉन की संख्या इसमें ज़्यादा होती है और इधर 0। ओके, तो इसमें ये हो गया समस्थानिक हो गए। फिर हो गया सामान्य जल का सूत्र, क्या बोलते हैं, H2O। ठीक है, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना आता है, परमाणु भार H2O का, हाइड्रोजन के 2 हैं तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना है, 1 2, 2 अणु हैं, और प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, 8 दूनी 16, तो ये कितना हो गया, 18 AMU हो गया इसका परमाणु द्रव्यमान। जो हाइड्रोजन का जो सेकंड समस्थानिक है ना, ड्यूटेरियम, उससे क्या बनता है, भारी जल बनता है, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अब इसका वो निकालेंगे परमाणु भार, तो 2 गुणा 2, इसका परमाणु भार कितना होता है, ड्यूटेरियम का 2 होता है, 2 परमाणु प्लस 16, तो ये कितना हो गया, 20। तो इसका जो ड्यूटेरियम या फिर भारी जल का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 20 AMU। ठीक है, और भी हैं जैसे अब ड्यूटेरियम या फिर भारी जल का उपयोग कहाँ किया जाता है, नाभिक के भट्टी में मंदक के रूप में किया जाता है। ओके, नाभिक की भट्टी में ग्रेफाइट और भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इन दोनों का उपयोग किसके, मंदक के रूप में। और नाभिक की भट्टी में नियंत्रक छड़ें होती हैं, वो कैडमियम और बोरॉन से मिलकर बनी होती हैं, CD और B। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें अपने को याद रखनी है नाभिक की भट्टी की, जिसमें मंदक छड़ें और नियंत्रक छड़ें। मंदक के रूप में ग्रेफाइट और D2O, और नियंत्रक छड़ें कैडमियम और बोरॉन की। जैसे समस्थानिक के ये मेन चीज़ है, ये 5 समस्थानिक अपने को याद करने हैं। ठीक है, आज तो यूरेनियम होता है U-235, यूरेनियम 235, इसका उपयोग नाभिक की अभिक्रियाओं में किया जाता है। ठीक है, इसको ब्रेक करते हैं, उसके बाद में एनर्जी निकलती है नाभिक की भट्टी में। तो यूरेनियम के नाभिक को जब अपन तोड़ते हैं तो इसमें ऊर्जा निकलती है, तो अनाभिकीय अभिक्रियाओं में इसका उपयोग किया जाता है, यूरेनियम 235 का। फिर आयोडीन 131 का उपयोग कब किया जाता है, जब थायराइड, गलगंट या फिर घेंगा ये होते हैं ना, इसके उपचार के लिए। आयोडीन 131, यूरेनियम 235, 235, आयोडीन 131, 131। फिर कोबाल्ट 60, CO है, और ऊपर ये C की जैसे ही 6 है और O की जगह 0 है, तो CO60 का उपयोग ब्लड कैंसर में, कोबाल्ट 60 का उपयोग कैसे किया जाता है, ब्लड कैंसर में। फिर है तो सोडियम 24, सोडियम कितना होता है, 23 होता है, 11 दूनी 22, 23। सोडियम 24 का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, रक्त संचरण की जांच के लिए, या फिर ब्लड सर्कुलेशन का जो टेस्ट किया जाता है उसमें सोडियम 24 का उपयोग किया जाता है। फिर कार्बन 14, कार्बन का 12 होता है ना, एक 14 इसका समस्थानिक है, तो इसका उपयोग कार्बन 14 का उपयोग जीवाश्मों की आयु को पता लगाने के लिए। जीवाश्म क्या होते हैं, जब पृथ्वी के अंदर जो पहले से दबे हुए जीव हैं उनको जब निकाला जाता है, वो कितने साल पहले के हैं, तो उसकी जांच के लिए, उसको पता लगाने के लिए कि कब के जीवाश्म हैं, तो इसका उपयोग कार्बन C14। अब यूरेनियम 235 जिसका उपयोग नाभिकीय अभिक्रियाओं में किया जाता है, उसके बाद में आयोडीन 131 थायराइड, घेंगा के उपचार के लिए, या फिर गलगंट मान लो। फिर कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है ब्लड कैंसर में। उसके बाद में सोडियम 24 का उपयोग किया जाता है रक्त परिसंचरण की जांच में। और उसके बाद में कार्बन 14 का उपयोग जीवाश्मों की आयु को पता लगाने के लिए। एक बार रिपीट फिर से कर रहे हैं, यूरेनियम 235 का उपयोग नाभिकीय अभिक्रियाओं में किया जाता है। आयोडीन 131 का उपयोग थायराइड, गलगंट के रूप में किया जाता है। फिर कोबाल्ट 60 का उपयोग ब्लड कैंसर में किया जाता है। सोडियम 24 का उपयोग किस में किया जाता है, कोबाल्ट का कैंसर में, ब्लड कैंसर में, और सोडियम का रक्त परिसंचरण की जांच में। फिर कार्बन 14 का उपयोग जीवाश्म की एज पता करने के लिए। अब नेक्स्ट है औसत परमाणु द्रव्यमान, एक फॉर्मूला है, इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल आ सकते हैं, फॉर्मूला तो पूछेगा, देखते हैं पहले फॉर्मूला देखते हैं।
औसत परमाणु द्रव्यमान एवरेज एटॉमिक मास, इसका उपयोग एएम मतलब इसका पहले फॉर्मूला पढ़ेंगे कि जो भी दे रखा है अपने को, जैसे हाँ कैल्शियम का एएम, ये वाला क्वेश्चन है, कैल्शियम का एवरेज एटॉमिक मास बताइए। तो इसमें क्या करेंगे हम, पहले तो द्रव्यमान, पहले समस्थानिक का द्रव्यमान इंटू उसको वो प्रकृति में कितने परसेंट पाया जाता है वो, प्लस दूसरे समस्थानिक का द्रव्यमान वो प्रकृति में कितना परसेंट पाया जाता है उसका प्रतिशत। ठीक है, तो ये हो गया, मतलब पहले द्रव्यमान और प्रकृति में जितना परसेंट पाया जाता है वो, इन दोनों का गुणा, फिर दूसरे का द्रव्यमान वो कितना परसेंट पाया जाता है प्रकृति में, उन दोनों का गुणा। यदि 3 समस्थानिक है तो उस तीसरे का द्रव्यमान और वो प्रकृति में कितना परसेंट पाया जाता है वो। ठीक है, जैसे हमें इसमें क्वेश्चन में देगा सब, m1 भी देगा, x1 भी देगा, m2 भी देगा, x2 भी देगा, या फिर एक दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा और ये पूछ लेगा, ऐसे न्यूमेरिकल बन सकते हैं इसमें, या फिर ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये पूछ लेगा। ठीक है, तो कैसे इसके एग्जांपल्स देखेंगे तब समझ आ जाएगा। तो m1 क्या है, फर्स्ट समस्थानिक है। ठीक है, सब फर्स्ट समस्थानिक का द्रव्यमान। m2 क्या है, दूसरे समस्थानिक का द्रव्यमान। किसी परमाणु के कितने समस्थानिक होते हैं उतने ही m1 m2 m3 आते जाएंगे। x1 क्या है, फर्स्ट समस्थानिक का प्रकृति में पाए जाने का प्रतिशत। x1, ये x1 क्या है, x1 परसेंट क्या है, फर्स्ट समस्थानिक प्रकृति में कितना परसेंट पाया जाता है। अब आपको ये मतलब क्या देख के लग रहा है कि यार परमाणु भार तो चलो फिर भी याद रह जाएगा, मतलब 1-2 का याद है, लेकिन ये प्रकृति में पाया कितनी परसेंट जाता है इसका कैसे पता होगा। तो देखो ये क्लोरीन के लिए तो ये लिखा हुआ है, क्लोरीन का तो अपने को याद रखना है क्योंकि ये फेमस एग्जाम्पल है क्लोरीन का। लेकिन बाकी सबका यदि पूछा है तो वो क्वेश्चंस में देगा m1 कितना है, x1 कितना है, m2 कितना है, x2 कितना है, जो भी पूछेगा वो एक वैल्यू छोड़ देगा और बाकी दे देगा। जैसे क्लोरीन के समस्थानिक कौन है, 1735 क्लोरीन, 1737 क्लोरीन। ठीक है, तो इसमें m1 कितना है 35, m2 कितना है 37। अब ये x1 की वैल्यू इसमें 75 है, यदि एक 75 है दूसरी 100 में से निकाल लो। ठीक है, दूसरी कितनी होगी 25, मतलब प्रकृति में पाए जाने के लिए इसका 100% होता है। यदि एक समस्थानिक 75% है तो दूसरा 100 माइनस 75 25 हो जाएगा। यदि एक समस्थानिक 25 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। एक 50 है तो दूसरा 50 हो जाएगा। एक 15 है तो दूसरा 85 हो जाएगा। ठीक है, मतलब इनका प्रकृति में पाए जाने का सबका परसेंट ऐड करें तो वो 100% आता है। तो क्लोरीन के समस्थानिक क्या हो गए 1735 1737 और 75% और 25%। यदि क्लोरीन का अपन AAM निकालें, एवरेज एटॉमिक मास निकालें, तो पहले m1 इन दोनों को गुणा करो, जोड़ दो, फिर इन दोनों को गुणा करो, तो ये क्या हो जाएगा 35 इंटू 75/100 प्लस 37 इंटू 25/100। ठीक है, ये हो गया m1, ये हो गया x1। 75% लगा हुआ ना, तो परसेंट की वजह से अपॉन कितना आ गया 100 आ गया। 75% कितना होता है 70/100। ठीक है, 75/100। 25% है तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई 25/100। इन दोनों इनको सॉल्व करेंगे तो इसका 26.25 आएगा, इसका 9.25 आएगा, तो टोटल कितना आ जाएगा 35.50 AMU। ओके, ये न्यूमेरिकल डन। नेक्स्ट है ब्रोमीन के 2 समस्थानिक दे रखे हैं। एक तो देखो ये दूसरा न्यूमेरिकल है जिसमें सब दिया हुआ है। ओके, तो ब्रोमीन है, इसके 3579, दूसरा है 3581, जिसकी प्रकृति में पाए जाने का प्रतिशत भी दे रखा है। एक का तो 49.7 है, दूसरे का 50.3 है। तो AAM निकालना है, तो मतलब इसको 79 को इससे मल्टीप्लाई करके और इसको इससे मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर देना है। तो 79 इंटू फर्स्ट का परसेंट 49.7/100, दूसरा 81 इंटू 50.3 का अपॉन 100। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे
और 100 का भाग देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का भाग देंगे, तो फाइनल आंसर कितना आएगा 80.006। ओके, नेक्स्ट है एक इस टाइप का न्यूमेरिकल हो गया जिसमें सब दे रखा है। अब नेक्स्ट है एक तत्व x का AAM ये दे रखा है, ठीक है, कोई भी यहाँ पे कैपिटल X आएगा, कोई भी तत्व है, परमाणु है जिसका क्या दे रखा है, एवरेज एटॉमिक मास मतलब औसत परमाणु द्रव्यमान। ओके, ये दे रखा है 16.2 AMU। इसके समस्थानिक क्या है, M1 दे दिया 16, M2 दे दिया 18 कि प्रकृति में पाए जाने का प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है कि कितना परसेंट पाया जाता है। तो हमें पता है 16.2, ये इसकी वैल्यू टोटल वैल्यू दे दी। अब सपोज़ मैं क्या मान रही हूँ कि माना कि वह प्रकृति में कितना पाया जाता है, x पाया जाता है। ठीक है, पहला ये वाला x पाया जाता है, तो दूसरा मैंने क्या बताया, इन दोनों के पाए जाने का परसेंट का योग कितना होगा, 100 होगा। तो दूसरा कितना हो गया, 100 माइनस एक्स, राइट। एक x% पाया जाता है तो दूसरा कितना पाया जाएगा, 100 माइनस x%। ये अपन ने बात कर ली पहले से, तो अपने पास सब है ना। 16.2 ये टोटल दे रखा है, पहला x% पाया जाता है मान लो, तो 16 को x से मल्टीप्लाई अपॉन 100, दूसरा 18 द्रव्यमान है इसका, तो 18 इंटू 100 माइनस एक्स। तो ये क्या बन गई, अपनी इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें 16.2 इक्वल क्या क्या हो जाएगा, 16x अपॉन 100, और ये कितना हो जाएगा प्लस 1800 माइनस 18x अपॉन 100, राइट। नेक्स्ट अपन क्या करें, दोनों का LCM ले लें, लघुत्तम समापवर्तक। तो ये 16x प्लस 1800 माइनस 18x हो जाएगा। यहाँ से ये 16.2 हो गया, यहाँ से ही करेंगे तो ये 1620 हो जाएगा, ये इधर जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये इधर भाग में, तो इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, 16.2 गुना 100 इक्वल ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2x प्लस 1800। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 1620 हो जाएगा, और ये कितना माइनस 2x प्लस 1800। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 1800, ये इधर चला जाएगा, 1800 माइनस 1620, और ये इधर आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 2x। तो यहाँ से कितना आया, 1600 में 1800 में 1620 निकालेंगे अपन, तो 180 बचेगा ना, 180 इक्वल 2x। तो यहाँ से कितना x के इक्वल कितना आ गया, 180/2 मतलब 90। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आई, 90। x 90 है तो दूसरा समस्थानिक है जो, वो कितना आएगा 10, x2 मान लो, ये कितना आएगा 10। ओके, आज के लिए इतना ही था। अब नेक्स्ट कल करते हैं दूसरा टॉपिक।